and welcome in your e-history channel. अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आशा करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट संदीप टेक्निष्क, एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारत के एक प्रमुख विषय पर चर्चा करेंगे, एक राजवंश जो कि इतिहास में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के नाम से जाना जाता है। 725 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। प्रतिहार इस शब्द का अर्थ है द्वारपाल। इस वंश के राजाओं ने स्वयं को यह संज्ञा दी। इस वंश के जितने भी राजा हुए सभी ने अपने आप को लक्ष्मण का वंशज माना था। जिस प्रकार रामायण में सीता की रक्षा द्वारपाल बनकर लक्ष्मण ने की थी, तो उसी लक्ष्मण से इन्होंने अपने आप को जोड़ा। इस वंश की स्थापना 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई। 725 से 756 ईस्वी तक नागभट्ट प्रथम ने शासन किया है। मालवा के अवंती में इस शासन की स्थापना की गई और नागभट्ट ने अपनी राजधानी बनाया उज्जैन को, और उज्जैन उसके बाद कला, शक्ति और संस्कृति का और धर्म का केंद्र बन के उभरा। नागभट्ट को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में वह विजय रहा और अपने राज्य को अरबों के आक्रमण से सुरक्षित रखा। लेकिन उसे राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग, जो कि स्वयं एक बड़ा राजा रहा है, उससे पराजय मिलती है। 775 में नागभट्ट की मृत्यु के बाद कुछ समय तक सिंहासन छोटे छोटे राजाओं के पास रहा। 775 में एक नया राजा मिलता है, वत्सराज। 815 ईस्वी तक उसने शासन किया। वत्सराज एक अच्छा राजा रहा है, अच्छा सैनिक रहा है, सेनापति था। उसने कन्नौज के राजा इंद्रयुध को हरा करके कन्नौज हासिल कर लिया। और आप आगे देखेंगे किस तरह से कन्नौज एक ऐसा केंद्र रहा है जिसके लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों शक्तियां बार बार आपस में लड़ती रही। लेकिन कुछ समय बाद धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, तो फिर से कन्नौज को हासिल करने के लिए वत्सराज धर्मपाल से युद्ध करता है और इस युद्ध में पहले उसकी जीत होती है और बाद में उसकी हार होती है। खैर, आरंभ में जैसा हमने अभी कहा, पहले वत्सराज जीत जाता है और धर्मपाल हार जाता है और कन्नौज कुछ समय के लिए वत्सराज के पास आ जाता है और यहां पर कन्नौज प्रतिहार वंश की नई राजधानी बनता है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव वह उत्तर भारत पर आक्रमण करता है और उसका सामना होता है वत्सराज से। ध्रुव बहुत ही महान राजा रहा है, तो वत्सराज को वह हरा देता है। 815 में वत्सराज की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय राजा बना। 815 से 833 ईस्वी तक उसने शासन किया है। वह वत्सराज का बेटा था। राजा बनते ही उसका युद्ध होता है राष्ट्रकूटों के साथ। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय, जो महान राजा साबित हुआ, उसके द्वारा नागभट्ट की पराजय होती है। लेकिन कुछ समय बाद जब गोविंद तृतीय वापस दक्षिण भारत चला गया, तो नागभट्ट ने
फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया और यहाँ का नया राजा चक्रयुध उसे हराया और कन्नौज एक बार फिर से प्रतिहारों के पास आ जाता है और कन्नौज को पुनः प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया जाता है। इसके बाद मुंगेर नामक स्थान पर, क्योंकि धर्मपाल भी कन्नौज को हासिल करना चाहता था, धर्मपाल और नागभट्ट के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में धर्मपाल पराजित होता है। इसके बाद नागभट्ट ने पाल वंश के कई सारे इलाके जीत लिए, जिसमें आंध्र, कलिंग, विदर्भ और सिंध के क्षेत्र थे। (833) में रामभद्र नया राजा बनता है। सिर्फ 3 वर्ष इसने शासन किया। वह नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था, लेकिन अयोग्य पुत्र साबित हुआ। रामभद्र के काल में पाल वंश के राजा देवपाल ने प्रतिहार वंश पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। 836 ईस्वी इस वंश का सबसे महान राजा हमें मिलता है मिहिर भोज, जिसने 885 ईस्वी तक शासन किया। शासक बनते ही इसका अपने पड़ोसी शक्तियों से संघर्ष शुरू होता है, जिसमें सबसे प्रमुख संघर्ष चला पाल वंश के साथ। पाल राजा देवपाल के द्वारा मिहिर भोज पर आक्रमण करके उसे हरा दिया जाता है। जब मिहिर भोज को उत्तर भारत में सफलता नहीं मिली तो वह दक्षिण भारत की ओर जाता है और एक अभियान दक्षिण भारत को जीतने के लिए शुरू करता है, लेकिन राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने उसे ऐसा करने से रोका। यहां भी मिहिर भोज पराजित होता है। इसी समय पाल वंश के राजा देवपाल की मृत्यु हो जाती है और नया राजा नारायण पाल बनता है, जो कि इतना योग्य शासक नहीं था। तो मिहिर भोज ने इस बात का फायदा उठाया और नारायण पाल पर आक्रमण कर दिया और इस बार वह पाल वंश पर विजय हासिल करने में सफल रहा। इसके बाद राष्ट्रकूटों से उसका युद्ध शुरू होता है। यहां भी वह अपना बदला लेना चाहता था। इस वक्त राष्ट्रकूट राजा था कृष्ण द्वितीय, वह भी कमजोर शासक था। तो नर्मदा नदी के किनारे कृष्ण द्वितीय और मिहिर भोज के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मिहिर भोज की विजय होती है और उसे मालवा गुजरात के क्षेत्र हासिल होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वह कन्नौज को भी जीत लेता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार तीसरी बार कन्नौज प्रतिहार वंश की राजधानी बना। साथ में बुंदेलखंड के चंदेल शासक के द्वारा भी मिहिर भोज की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। 1851 अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राज्य की यात्रा में आता है और मिहिर भोज के राज्य के बारे में लिखता है। 885 से 908 तक महेंद्रपाल नया राजा रहा। वह मिहिर भोज का बेटा था, उसी की तरह शक्तिशाली था। इसका संघर्ष पाल वंश के शासक नारायण पाल से चला और बंगाल, काठियावाड़, झांसी, अवध के क्षेत्र महेंद्रपाल ने नारायण पाल से हासिल किए या जीते। इसके अलावा महेंद्रपाल का साहित्य में भी योगदान रहा है। राजशेखर कवि उसे संरक्षण दिया गया और राजशेखर ने बहुत से साहित्य की रचना की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है।
इसके अलावा बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा और हरिविलास, ये कुछ अन्य रचनाएं हैं। 910 से 940 30 वर्षों के लिए महिपाल शासक था। उसने अपने बड़े भाई भोज द्वितीय को हरा करके राजगद्दी हासिल की थी। उसके काल में प्रतिहार वंश में ग्वालियर, बनारस और काठियावाड़ के क्षेत्र जुड़े। उसका संघर्ष राष्ट्रकूट शासकों से भी चला, लेकिन राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के द्वारा वह पराजित होता है और इस पराजय के बाद उसे राष्ट्रकूटों को कन्नौज देना पड़ा। इस काल में इराक के क्षेत्र बगदाद का यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया। 915 से 916 वह प्रतिहार राजवंश में रहा। अल मसूदी कहता है कि प्रतिहार साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसमें 18 लाख गांव है, तो इतने बड़े राज्य की वो बात कर रहा है। बाद में कई सारे शासक हमें मिलते हैं महिपाल के बाद, लेकिन वो उतने योग्य नहीं थे। महेंद्र, विनायक पाल, त्रिलोचन पाल इत्यादि कुछ एक छोटे समय के लिए जो शासक बने हैं उनके नाम हमें मिलते हैं। 1027 में त्रिलोचन पाल हमें अंतिम शासक मिलता है और इसकी मृत्यु के साथ ही इस वंश का अंत भी हो जाता है। तो उम्मीद है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।